क्या जीजी, क्या साले साहब, क्या सासू माँ, सब केवल और केवल भ्रष्टाचार करते आए। नेहरू परिवार की यही परिपाटी है। गांधी को सोचते हैं कि प्रेशर में किसी भी तरह से ले लें। राहुल गांधी उस मिट्टी के बने नहीं है कि प्रेशर में आ जाए। एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का तो साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। कांवड़ यात्रा में निकले थे, वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। छंगूर बाबा इस्लाम की नजर में मुजरिम हैं। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक और शहर का नाम बदल गया। इस्लामपुर नहीं साहब, आप ईश्वरपुर कहिए। ये बड़ी खबर इसी वक्त मिल रही है क्योंकि महाराष्ट्र में इससे पहले भी कई जिलों के नाम बदले गए हैं, कई शहरों के नाम। अब ये खबर है कि सांगली जिले में इस्लामपुर शहर का नाम अब बदल गया है। अच्छा हाँ, ये देखिए, अब इस्लामपुर नहीं, अब ईश्वरपुर हो गया है। अब ईश्वरपुर कहना होगा। अब ये कहा जा रहा है साहब कि ये मांग 39 साल पुरानी थी, 39 ईयर्स। मतलब एक शिवसेना नेता ने खुशी इस पर जाहिर करते हुए कहा कि ये मांग 1986 से, ये जो अब पहले इस्लामपुर था, इसका नाम बदलने की मांग कई हिंदूवादी संगठन शुरुआत से कर रहे थे। आखिरकार मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन विधानसभा का, और इस बात की घोषणा कर दी गई। एक शिवसेना नेता ने बताया कि इस्लामपुर को ईश्वरपुर करने की मांग की जा रही थी 39 ईयर्स से, 39 साल से। लेकिन फडणवीस सरकार बनी तो आखिरकार यह मांग पूरी हुई। हिंदूवादी संगठन शिव प्रतिष्ठा ने दरअसल कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस शहर का नाम बदलने की मांग की थी। अब बदल गया, बदल चुका है। इस्लामपुर अब ईश्वरपुर हो चुका है। सरकार ने फैसला इस पर ले लिया है। वैसे महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार पहले भी कई शहरों के नाम बदल चुकी है। जी हां, पहले क्या क्या बदले थे मैं आपको बता देता हूं। सरकार ने 2 शहरों के नाम पिछले साल, औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया था छत्रपति संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम बदला गया छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया था, अब बदला गया इस्लामपुर, अब ईश्वरपुर। अभी अक्टूबर में भी हुआ था ना ये। औरंगाबाद का क्या नाम रखा गया? छत्रपति संभाजी नगर। नाम बदला गया महाराष्ट्र में। फिर एक और बदला गया था, उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया था धाराशिव, और अहमदनगर का अहिल्याबाई नगर, पुण्यलोक अहिल्या देवी जो है नगर कर दिया गया था। और अब की बड़ी खबर यह है इस वक्त की जो अभी मिल रही है कि हिंदूवादी संगठनों की मांग पर विचार हुआ और आखिरकार नामकरण जो है हो चुका है। सुनिए। ईश्वरपुर ये वहां के लोगों की मांग थी, जो लोगों के दिल में है वो बात पूरी करने के लिए लोगों ने हमको चुन के दिया है। इसलिए हमारे पास इतने बड़े पैमाने पे विधायक है। इसलिए ईश्वरपुर ये हमारे हिंदू राष्ट्र में जहाँ ज्यादा से ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहाँ हमारा शहर के जगहों का नाम, शहरों का नाम इस्लामपुर हो ही नहीं सकता। ये क्या पाकिस्तान है क्या? इस्लामाबाद है क्या इधर इस्लामपुर रखने के लिए? ईश्वरपुर ही है, और वो उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार मानता हूँ। हिंदू राष्ट्र में हिंदू विचार के ही नाम होने चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग हिंदू रहते हैं, तो फिर यहाँ पे जो नाम पाकिस्तान के होने चाहिए वहाँ इधर रहने का कोई कारण ही नहीं है। यहाँ सब हिंदू ही नाम होने चाहिए। जो पहले से चलते आ रहे थे, एक बीच में ऐसा दौर आया कि आक्रांताओं ने लोगों को पीड़ित प्रताड़ित करके उन पर जुल्म ढाते हुए उसके नाम बदले हैं। तो स्वाभाविक रूप से किसी विधायक ने मांग की है, तो सरकार इस भूमि की अपने पुरानी संस्कृति को, पुराने धरोहर को, पुरानी अपनी सभ्यता को वापस लाना चाहती है। क्या आक्रांता तय करेंगे हमारे महाभारती में कौन से मुल्क का, कौन से गांव का नाम क्या हो? अच्छा, बीजेपी के नेता तर्क देते हैं कि नाम बदला नहीं जा रहा है, दरअसल पुराना नाम पुनर्स्थापित किया जा रहा है, वो पुरानी पहचान लौटाई जा रही है। बदला तो गया था जब औरंगाबाद आक्रांताओं ने नाम रखा था, अब पहले औरंगाबाद था,
अब कर दिया गया छत्रपति संभाजीनगर, ये तो हो चुका था। उस्मानाबाद कर दिया गया था धाराशिव, ये मैं पहले बता रहा हूं जो हो चुका है। और अहमदनगर, अहिल्याबाई नगर, और अब जो बदला गया वो मैं आपको बता रहा हूं, इस्लामपुर नहीं अब ईश्वरपुर हो चुका है, नाम बदला जा चुका है। इस्लामपुर ईश्वरपुर, महाराष्ट्र में नामकरण पर रण छिड़ेगा जरूर, लेकिन उधर रण कावड़ पर भी है साहब। योगी आदित्यनाथ पूरे फायर मोड में आज नजर आए, इतने गुस्से में योगी आदित्यनाथ को शायद आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। उनके मुंह से भी निकला कि लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। किसके लिए कहा, क्यों कहा, और कावड़ शत्रुओं के षड्यंत्र से कैसे योगी आदित्यनाथ ने आज पर्दा उठा दिया, यह खबर आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को जरूर देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। कावड़ यात्रा चल रही है, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं। शराब पीकर हुड़दंग किया जाता है, शराब पीकर व्यभिचार किया जाता है, शराब पीकर क्या नाम उल्टे सीधे तमाम हरकतें की जाती हैं। लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। कावड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। तो उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का तो साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। साहब आपको क्या लगता है कावड़ से इन लोगों को इतना कष्ट क्यों है? एक वजह बताऊंगा। दरअसल कावड़ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक वो यात्रा है, सनातन यात्रा, जिसमें हिंदू हिंदू होता है, हिंदू की कोई जाति नहीं होती। सनातन जातियों में टुकड़े टुकड़े करने का सपना पालने वाले लोगों के सपनों पर पानी फेर देती है ये यात्रा, जहां हिंदू एकजुट और कोई जाति नहीं होती। और जानते हैं आप, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कावड़ यात्रा से जले भुने ये फ्रस्ट्रेशन फ्रंट की फेक न्यूज पर योगी आदित्यनाथ बहुत फायर नजर आए आज। पिछले 8 दिन से जारी कावड़ शत्रुओं के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आतंकवाद से जोड़ा था ना लोगों ने, कावड़ को आतंकवाद से जोड़ने वालों की आज योगी आदित्यनाथ ने ऐसी क्लास लगाई साहब, वो कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। और वो योगी जी को तो जानते ही हैं साहब, मतलब हिंसा की 2-4 छिटपुट घटनाओं के आधार पर देश के 7 करोड़ कावड़ियों को उपद्रवी, दंगाई, हिंसक, नशेड़ी, समाज के लिए खतरा, आतंकी, कावड़ शत्रुओं के खिलाफ योगी आज रौद्र अवतार में नजर आए साहब। कावड़ यात्रा के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन फ्रंट की साजिशों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो हैरान करने वाला। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बिरसा मुंडा कार्यक्रम में कहा कि कावड़िए 200, 300, 400 किलोमीटर तक शांति, श्रद्धा, संयम से कावड़ लेकर चलते हैं। इसके बावजूद उनका मीडिया ट्रायल होता है, बिल्कुल कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उन्हें उपद्रवी, आतंकवादी तक कह दिया जाता है। योगी ने कहा कि कावड़ यात्रा से कुंठित ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि यही मानसिकता है जो भारत की विरासत और आस्था को अपमानित करने का काम करती है, यही वो कुंठित सोच है। इसी बयान में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे ही लोग सोशल मीडिया पर, ध्यान से सुनिएगा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर जातीय विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि साहब 2-3 साल पहले आगजनी की एक घटना में एक व्यक्ति भगवा गमछा ओढ़कर खड़ा था, उसके मुंह से अचानक अल्लाह निकल गया। इसके बाद योगी ने मुहर्रम की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ जिद्दी लोगों ने नियमों के खिलाफ ऊंचा तजिया बनाया जिसकी इजाजत नहीं थी, जिस वजह से कुछ हाई टेंशन तार की चपेट में आए, दुखद घटना हुई, 3 लोग मारे गए। इसी को लेकर लोग उपद्रव करने लगे वहां पर। तो योगी ने कहा कि मैंने बोला उपद्रवियों को लाठी मारने का आदेश दिया। योगी ने कहा ये लोग लातों के भूत हैं,
बातों से नहीं मानेंगे। योगी आदित्यनाथ का यह बयान उन लोगों के खिलाफ था जिन्होंने कावड़ यात्रा शुरू होते ही सावन की सनातन यात्रा को लेकर बहुत विवादित, ये इतनी लंबी लिस्ट है ना साहब, इतने ऐसे ऐसे ओछे भद्दे, जो मन में आया जिसके वो बोला साहब, जिसके जो मन में आया कावड़ यात्रा को लेकर वो बोला। कावड़ यात्रा में हिंसा, उपद्रव की 3-4 छिटपुट घटनाओं को लेकर पूरी कावड़ यात्रा, 7 करोड़ कावड़ियों को बदनाम करने का इन लोगों को मौका मिल गया। बड़े सारे चेहरे हैं, सारे समाजवादी पार्टी के थोड़े ज्यादा हैं साहब। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कावड़ यात्रा को बेरोजगारी की, बेरोजगार जाते हैं उसमें और जाता कौन है? यही बोला था ना राजीव राय, बेरोजगार जाते हैं, अनपढ़ बेरोजगार। आदित्य यादव ने कहा था कि कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। एसटी हसन, इन्हें कैसे भूलेंगे साहब? एसटी हसन कावड़ यात्रा में जुल्म करने वाले, बवाल करने वाले होते हैं। आज सबको एक साथ सबकी क्लास लगा दी होगी आदित्यनाथ ने। अच्छा, इनको थोड़ी ना भूलेंगे, दिग्विजय सिंह, इन्हें तो नफरत नजर आती है ना कावड़ यात्रा में, नफरत। और बल्कि इन्होंने तो भड़काऊ पोस्ट किया था जिसमें कावड़ को नमाज के साथ इन्होंने तुलना कर दी थी। यहां ये आ गया पोस्ट, ये वाला कावड़ और नमाज, इन पर तो आरोप लगे थे कि इन्होंने उकसाऊ पोस्ट किया, भड़काऊ पोस्ट के जरिए कावड़ और नमाज की तुलना की, नमाजियों को लात मारते हुए पुलिसकर्मी के 1 साल पुरानी तस्वीर शेयर की। याद है सब, हमने आपको बताया था, ये वाली वो तस्वीर थी। कावड़ यात्रा को लेकर सबसे जहरीला बयान तो मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान का आया। इन्हें सुनेंगे आपका खून खौलेगा। इस मौलवी ने कावड़ियों के खिलाफ कहा था कि वो फेक न्यूज फैलाते हैं, मांस खाकर अभद्रता, व्यभिचार, पता नहीं क्या क्या बोला। इनकी हिम्मत भी होती है, बोल सकते हैं लोग, अभिव्यक्ति की आजादी। ये मुस्लिम लीग के ना, ये सेकुलर या सूडो सेकुलर छद्म धर्मनिरपेक्ष नेता इस जहरीले मौलाना ने कावड़ियों को अलग से रूट दिए जाने का भी विरोध किया। खैर छोड़ दीजिए। इसके बाद सवाल उठे साहब कि कावड़ यात्रा में कुछ बदतमीज कावड़ियों के सारे पूरी कावड़ यात्रा को बदनाम करने वाले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दूसरी पार्टियों के नेता जल्लाद छांगुर पर क्यों मौन है, जिस पर आरोप है कि उसने हिंदू बेटियों के खिलाफ लव जिहाद के लिए पूरी फोर्स तैयार की हुई थी। कावड़ से बड़ा कष्ट है, जल्लाद पर मौन है, छांगुर पर मौन है। सवाल है कि फ्रस्ट्रेशन फ्रंट से जुड़े या कावड़ शत्रु जो है, जिनको हम कावड़ शत्रुओं का नाम हमने दिया, क्या कावड़ यात्रा से इसलिए छिड़े हुए हैं क्योंकि साहब जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, आप जानते हैं महाकुंभ की तरह कावड़ यात्रा भी हिंदुओं को जातियों में तोड़ने की कोशिशों पर पानी फेर देती है। यहां सब हिंदू हैं, सब हिंदू, किसी की कोई जात नहीं है। महाकुंभ की तरह कावड़ यात्रा भी हिंदू एकता की यात्रा है, जिसमें दलित भी भोले हैं, ओबीसी भी भोले हैं, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण भी भोले हैं, सब भोले हैं, सब भोले के भक्त हैं। और ये एजेंडा पंचर हो जाता है साहब, जो जातियों में तोड़ना चाहते हैं हिंदू धर्म को। कावड़ यात्रा शुरू होती, कावड़ियों में जाति का भेद मिट जाता है, हर कावड़िया पूजनीय बन जाता है, भोले। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कावड़ यात्रा हिंदू एकता का संगम है, कोई भेदभाव नहीं है। और इस यात्रा में श्रमिक से लेकर उच्च वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। इसी के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो विरोधियों को बहुत चुभने वाला है। योगी ने बताया कि यूपी में मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियों सड़क पर नहीं निकल पाती थी, लेकिन मुहर्रम को लेकर जिनकी बोलती बंद हो जाती थी, वो कावड़ यात्रा को आतंकवाद और उपद्रव से जोड़ रहे हैं। एक एक बयान, एक एक शब्द, ये पहली बार इतना खुलकर बोले योगी आदित्यनाथ हाल के दिनों में। और 8 दिनों से जो एजेंडा प्रोपेगेंडा चल रहा था ना कावड़ शत्रुओं का, कावड़ के खिलाफ, ऐसी क्लास लगाई योगी आदित्यनाथ से, सुनिए। कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से, उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। मुहर्रम का आयोजन हुआ, हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना। जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए।
बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी। कावड़ यात्रा चल रही है, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। अगर हार मान लिए, कावड़ को अभी भी जातियों में तोड़ने की कोशिश हो रही है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? समाजवादी पार्टी पर कावड़ यात्रा के जातिगत बंटवारे के आरोप अब लग रहे हैं। पोस्ट दिखाइए। ये पोस्ट अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कावड़ रथ यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। ये सारी तस्वीरें अखिलेश यादव की कावड़ यात्रा। इन्होंने जो नाम दिया ना इसे, उस पर आपत्ति कुछ लोगों को है। पीडीए कावड़ यात्रा। पीडीए मतलब होता है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। देखिए रथ पर लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा है, कावड़ का भी जातिगत बंटवारा। पीडीए कावड़ यात्रा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कावड़ यात्रा। खैर जो भी हो, खैर मतलब कल तक कावड़ को बेरोजगार यात्रा बताने वाली पार्टी भी खुद अगर कावड़ यात्रा निकाल रही है तो चलिए स्वागत योग्य तो है ही। इसी के बाद बीजेपी साहब सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं को कल तक तो गाली दे रहे थे, अचानक से कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। सुनिए किसने क्या कहा। भारत सनातनियों का है, इस भारत की भूमि पर कांवड़ियों का भी उतना ही अधिकार है और सड़कों पर वो चलेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार हर प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने का काम करेगी, लेकिन ये विभाजनकारी राजनीति अखिलेश यादव जी को महंगी पड़ेगी। वहाँ पे दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया गया और ये मैटर कोर्ट तक भी गया, जहाँ पे स्टे हो गया, फटकार भी मिली सरकार को। और फिर भी 1 साल के बाद आज फिर से सरकार ने ये निर्णय लिया, तो मुझे लगता है कि ये जो बांटने की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की और एक दूसरे से बैर कराने की राजनीति है। चलिए बात करेंगे करप्शन पर एक्शन की। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था, याद है आपको? 2 दिन पहले असम में बयान दिया था कि असम में उनकी सरकार बनते ही कांग्रेस के बब्बर शेर हिमंता को जेल भेजेंगे। कांग्रेस के बब्बर शेर हिमंता को जेल भेजेंगे। आज की खबर सुनिए। 2 ही दिन बाद राहुल गांधी के बब्बर शेरों की जरूरत उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा और भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को पड़ गई है। क्यों, ये देखिए अब। घृणा की राजनीति, झूठ पर आधारित घटिया सतही आरोप लगाए जाते रहे हैं गांधी परिवार पर, और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है। इन्होंने किसानों की जमीनें सस्ती दर पे खरीदी और मुनाफा कमाने के लिए महंगी दर पे बेची और सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया। चैतन्य बघेल जी को नहीं मिला गया है, नहीं भेजा। न खाता हूं न खाने देता हूं। अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। राहुल गांधी को सोचते हैं कि प्रेशर में किसी भी तरह से ले लें। राहुल गांधी उस मिट्टी के बने नहीं है कि प्रेशर में आ जाए। बिना कोई उसके प्रूफ के अब जेल में डाल दो किसी को, यही पूरे मुल्क में हो रहा है। देखिए क्या जीजा, क्या जीजी, क्या साले साहब, क्या सासू माँ, सब केवल और केवल भ्रष्टाचार करते आए हैं। नेहरू परिवार की यही परिपाटी है। ईडी की कार्रवाई के मामला है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कोई तो नहीं है कि सरकार के कहने पर चले। बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार पिछले 10 साल से मेरे जीजा जी को परेशान कर रही है। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, मेरे जीजा जी को परेशान कर रही है सरकार 10 साल से। बड़ी खबर यह है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पहली क्रिमिनल चार्जशीट दाखिल हो गई है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पहली क्रिमिनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में हरियाणा की शिकोहपुर लैंड डील को लेकर रॉबर्ट वाड्रा समेत, जीजाजी समेत 11 लोगों और कई कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा ईडी ने एक और खबर सुनिए। राहुल गांधी के करीबी
दूसरी तस्वीर देखिए, रॉबर्ट वाड्रा से आप नजर हटाइए, दूसरी तरफ देखिए। हाँ, शराब घोटाला, दिल्ली वाला नहीं है, छत्तीसगढ़ वाला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले का आरोप लग गया है। गिरफ्तार, जी हां, गिरफ्तार चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल के सुपुत्र गिरफ्तार हो गए। आज की दो बड़ी खबरें देखिए। रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है साहब, बहुत बड़ा झटका है। तभी राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मेरे जीजा जी को परेशान किया जा रहा है पिछले 10 सालों से। इसलिए क्योंकि ये पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने प्रियंका वाड्रा जी के पति रॉबर्ट वाड्रा यानी कि राहुल गांधी के जीजा जी के खिलाफ किसी आपराधिक केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीटेड, ही हैज बीन चार्जशीटेड। ईडी की इस चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 24 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। इस चार्जशीट में जो कहा गया है वो वाकई मुश्किलें बढ़ाने वाला है साहब। इसलिए राहुल गांधी को भी अब ये बीच में आना पड़ा, खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करना पड़ा। इससे पहले आखिरी बार 2019 में इतना खुलकर उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के लिए लिखा था। अब जो उन्होंने लिखा है कि मेरे जीजा जी को परेशान किया जा रहा है, आइए वो पोस्ट है। रॉबर्ट वाड्रा के बैंक खाते में, अब सुनिएगा ईडी ने जो कहा है, रॉबर्ट वाड्रा के बैंक खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए थे, लेकिन उन्होंने इस 1 लाख रुपए से 58 करोड़ की, मतलब उनकी जो कंपनी है उनकी कंपनी के बैंक खाते में 1 लाख रुपए थे। 1 लाख रुपए से 58 करोड़ की लैंड डील कर ली। कितनी? हाँ, आप हैरान हो जाएंगे, माथा पकड़ लेंगे, हैरान हो जाएंगे। 1 लाख, अगर ईडी सही कह रही है, हमें नहीं पता, हो सकता है ये सारे आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हों, हम अभी नहीं जजमेंट पास कर सकते, ये सिर्फ आरोप है। लेकिन जो आरोप है वो तो हम बताएंगे ना। 1 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट में, लैंड डील हो गई 58 करोड़। इसी को लेकर राहुल गांधी जी ने कहा कि ईडी 10 साल से उनके जीजा जी को परेशान कर रही है। आज राहुल गांधी को लिखना पड़ा ये। राहुल गांधी जी ने 6 साल बाद, बता रहा हूं मैं आपको, 6 साल बाद रॉबर्ट वाड्रा का समर्थन खुल्लम खुल्ला करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, ईडी की ताजा चार्जशीट एक साजिश का हिस्सा है। मेरे जीजा जी को पिछले 10 सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं। अंततः सत्य की जीत होगी। बिल्कुल ठीक, सत्य की जीत होगी। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कई और नेताओं ने रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्ट किए, बयान दिए, सरकार पर आरोप लगाया। गांधी परिवार के से जुड़े होने की वजह से रॉबर्ट वाड्रा को निशाना बनाया जा रहा है। मैं ये पूरी एबीसीडी आपको बताऊंगा। ये जो सो कॉल्ड स्कैम है, अभी मैं इसको सो कॉल्ड स्कैम इसलिए कहूंगा, कथित घोटाला, क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ, इसलिए कथित है, आरोप है। अभी तो कोर्ट में जाएगा, ईडी की फैसला कोर्ट करेगी, हम कोई नहीं होते। लेकिन मैं फिर भी आपको स्कैम, सो कॉल्ड स्कैम समझाऊंगा, किसने क्या किया, रॉबर्ट वाड्रा की क्या भूमिका है, जो आरोप है, मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले कौन क्या कह रहा है वो आप सुन लीजिए एक बार। बिना कोई उसके प्रूफ के आप जेल में डाल दो किसी को, यही पूरे मुल्क में हो रहा है। क्या जीजा, क्या जीजी, क्या साले साहब, क्या सासू माँ, सब केवल और केवल भ्रष्टाचार करते आए। नेहरू परिवार की यही परिपाटी है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया अपने ऐशो आराम के लिए, और ये नई बात नहीं है। अच्छा, अब देखिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं उनके जीजा जी को सरकार परेशान कर रही है 10 साल से, राजनीतिक वजहों से। लेकिन सच यह है कि सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए 2012 में अशोक खेमका नाम के अधिकारी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी पर जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए लैंड डील रद्द कर दी थी। 2012 मोदी जी थे क्या? मनमोहन सिंह थे केंद्र में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। 2012 की बात कर रहा हूं, पहली बार अशोक खेमका। इस केस में ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सबसे पहले, अब सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, एबीसीडी है पूरे स्कैम के, बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा, मैं उम्मीद करूंगा आप समझ पाएंगे। इस केस में ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सबसे पहले ओंकारेश्वर नाम की एक कंपनी ने एक जमीन खरीदी, गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में एक जमीन खरीदी, 3.5 एकड़। ये तो आप समझ गए, 3.5 एकड़ जमीन खरीदी एक कंपनी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज। इस जमीन का लैंड यूज बदलवाने की कोशिश हुई, लेकिन तब हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया, लैंड यूज बदलने से इंकार कर दिया। ठीक बात है, 3.5 एकड़ जमीन लैंड यूज बदलने से मना कर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने। आगे सुनिए। इसके बाद आरोपों के मुताबिक ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने यह 3.5 एकड़ जमीन को फरवरी 2008 में रॉबर्ट वाड्रा जी को बेच दी, दे दिया। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट
हॉस्पिटैलिटी को 7.5 करोड़ में बेच दी। 7.5 करोड़। अब ये 7.5 करोड़ भी मिला नहीं मिला अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने जैसे ही ये जमीन खरीदी 2 महीने के अंदर अंदर आरोपों के मुताबिक लैंड यूज बदल गया, चेंज हो गया। जमीन की रजिस्ट्री रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के नाम से हुई। अब सुनिए पेंच, जमीन खरीदने के लिए 7.5 करोड़ का चेक वाड्रा की दूसरी कंपनी स्काईलाइट रियलिटी ने दिया। यानी कि वाड्रा की एक कंपनी ने जमीन खरीदी और दूसरी कंपनी ने चेक से पेमेंट किया। चलिए ये भी ठीक है। ईडी कह रही है, हैरानी की बात यह है कि वाड्रा की जिन दोनों कंपनियों ने 7.5 करोड़ का चेक काट दिया, जमीन खरीदी, उन दोनों कंपनियों के बैंक खाते में 1-1 लाख रुपए थे। समझे आप? अकाउंट में 1-1 लाख रुपए, चेक काट दिया 7.5 करोड़। यानी ये आरोप है, अभी मैं फिर क्लियर कर रहा हूं साहब, ईडी के आरोप है। यानी कि 1 लाख रुपए में 7.5 करोड़ की जमीन का सौदा हो गया। अभी इतना नहीं, और सुनिए जमीन कितने की थी? 58 करोड़। इससे ज्यादा हैरानी की बात यह कि वाड्रा की कंपनी ने जमीन खरीद के लिए 7.5 करोड़ का जो चेक दिया ना, उसे जमीन बेचने वाली कंपनी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने कभी कैश ही नहीं कराया। अकाउंट में 1-1 लाख, चेक काट दिया 7.5 करोड़ ईडी के हिसाब से, और वो चेक इनकैश कराया ही नहीं ओंकारेश्वर ने। जमीन आ गई इधर, बदल गया लैंड यूज। मतलब वाड्रा जी की जीजा जी की कंपनी ने 7.5 करोड़ की जमीन, अगर ये सब सच है तो मतलब मुफ्त में चली गई। इसके बाद जून 2008 में रॉबर्ट वाड्रा ने इस जमीन को रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को कितने में बेचा, सोचकर देखिए आप। अभी तक तो मुफ्त में आई होगी। 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। पकड़ लीजिए सर, 58 करोड़। वाड्रा की कंपनी को 4 महीने में 700% से ज्यादा का प्रॉफिट। वो 700% भी तब जब वो 7.5 दिए, उसका भी अभी पता लगेगा, ईडी बताएगी। 58 करोड़। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों में सबसे आगे बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल थे उस वक्त। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक वजहों से गांधी परिवार का साथ दिया। मगर ये जो आरोप है किसी और नेता पर अगर लगे, किसी और नेता छोड़ दिया, अगर आप पर या किसी एक आम इंसान पर ये आरोप लगे होते तो उससे परेशान किया जा रहा होता उसे। लोग कह रहे ईडी देरी कर रही है। ये तो ईडी पर सवाल उठने चाहिए कि अगर इतना कुछ है तो कर क्या रही है ईडी? सिर्फ चुनावों में मुद्दा बनाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा? ये तो बीजेपी से सवाल है, ये तो ईडी से सवाल है, जांच एजेंसियों से सवाल है कि सिर्फ चुनावों में मुद्दा बनाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ जितने घंटे कुछ है भी या नहीं हाथ में? अगर है तो इतना बड़ा अगर सो कॉल्ड स्कैम है तो फिर क्या? या तो राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ परेशान किया जा रहा है, वरना कुछ है तो कुछ हो क्यों नहीं रहा है? कोई तो झूठ कह रहा है। शिकोहपुर लैंड डील मामले में पहली एफआईआर 2018 में हुई। उसके बाद इस केस की जांच में ईडी के सामने कई हैरान कर देने वाली जानकारियां आई। इसी लैंड डील को लेकर ईडी ने अप्रैल में रॉबर्ट वाड्रा से 3 दिन तक पूछताछ की। 3 दिन उनसे पूछा गया, बिना एक भी पैसा खर्च किए 58 करोड़ की लैंड डील, एक भी पैसा खर्च किए, 1-1 लाख अकाउंट में, 7.5 करोड़ का चेक दिया, वो एनकैश हुआ ही नहीं, 7.5 की जमीन बेच दी 58 में, 58 करोड़ की जमीन, 1 रुपया खर्चा नहीं। मतलब ये बिजनेस मॉडल साहब, मतलब बिजनेस मॉडल। अकाउंट में 1-1 लाख है, 58 करोड़। ईडी सोर्सेस के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा इस मामले में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ईडी को शक है कि इस सौदे में डीएलएफ को 5,000 करोड़ का फायदा हुआ। वो अलग खेल है, बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार सुन लीजिए कौन क्या कह रहा है। घृणा की राजनीति, झूठ पर आधारित घटिया सतही आरोप लगाए जाते रहे हैं गांधी परिवार पर। उसी श्रृंखला में एक नया चार्जशीट फाइल हुई है जिसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, इसलिए कि वो इस परिवार के सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं। ये आम चर्चा है कि इन्होंने किसानों की जमीनें सस्ती दर पे खरीदी और मुनाफा कमाने के लिए महंगी दर पे बेची और सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया। ये आम चर्चा है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने तो लोकसभा में उस समय भी मुद्दा उठाया था। तब से जांच करते करते उसी समय सब हरियाणा में ये विषय आया, डीएलएफ वाला,
जब जांच करते करते ईडी ने पाया कि आरोप सही है, हमें चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए, तो उनको फेस करना चाहिए ना ईडी को। देखिए, हमें नहीं पता आरोप सही है गलत है, लेकिन इतने भी आरोप किसी भी आप पर, किसी भी एक आम इंसान पर अगर लग गए होते ना, तो वो उससे परेशान नहीं, अब तक वो अंदर होता। खैर, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एसआईआर पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर पहली बार बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ममता सरकार पर बड़ा हमला किया और उन्होंने कहा है कि वहां पर जो घुसपैठी हैं उनका संवैधानिक तरीके से उनका इलाज किया जाएगा। वो संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे रही है ममता बनर्जी, और वहां पर घुसपैठियों को का माहौल भी बना रही है। क्या कुछ कहा? पहली बार संभवतः है वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर पहली बार संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है, सुनना चाहिए, सुनिए। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिश उजागर हो गई है, तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है, लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संगत कार्रवाई होती रहेगी। न्याय संगत कार्रवाई होगी घुसपैठियों के खिलाफ। लेकिन डेमोग्राफी बदलने वाले और घुसपैठ करने वाले, आतंकी बनने का सपना पालने वाले छांगुर बाबा की बात अब कर लेते हैं। बेकसूर हम कुछ नहीं जानते, बेकसूर हम कुछ नहीं जानते। छंगूर बाबा इस्लाम की नजर में मुजरिम हैं। मजहब इस्लाम के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। छंगूर एक मुस्लिम, मैं तो आतंकवादी कहूंगा। और छांगुर बाबा को लेकर बड़ी खबर है। ईडी ने इस मामले में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 60 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। 60 करोड़, ये ईडी की तरफ से ऑफिशियली इंफॉर्मेशन दी गई है। 60 करोड़ से ज्यादा की अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। और ईडी ने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद ईडी के मुताबिक 60 करोड़ के हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। और छांगुर और उससे जुड़े लोगों के 22 खातों की अब तक जांच की गई है, जिसमें 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी ईडी की तरफ से दी गई है। लेकिन इस बीच जो खबर अब मैं बताने जा रहा हूं, एक बार ये मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है। ये एफआईआर की कॉपी में बस एक लाइन पढ़ूंगा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आतंकी कनेक्शन जो बार बार ये ऑफिशियली एफआईआर में आ चुका है, इसमें जो लिखा गया है उसके मुताबिक है कि 1 साल के अंदर ये विदेशी फंडिंग के जरिए इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की आशंका थी। यह बहुत बड़ी खबर है। छांगुर बाबा को लेकर ऑफिशियली एफआईआर में इसका जो जिक्र है, सिर्फ एक लाइन पढ़ रहा हूं। विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा होने संबंधी आरोप अंकित किए गए हैं। छांगुर बाबा
आतंकी जो है कैंप शुरू करना चाहता था छांगुर बाबा। ये एफआईआर की कॉपी है, ये एफआईआर की कॉपी है। देखिए छांगुर मामले में ईडी से लेकर एटीएस तक की कार्रवाई में आज क्या हो रहा है पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत एक बड़े सवाल के साथ करना बहुत जरूरी साहब कि क्या पाकिस्तान की आईएसआई और मुनीर गैंग ये छांगुर जलालुद्दीन जल्लाद को भारत का हाफिज सईद बनाना चाहते थे क्या? ये लोग ये भारत का हाफिज सईद बनना चाह रहा था, छांगुर का खुदा हाफिज। क्या पाकिस्तान से छांगुर को मिल रही करोड़ों की फंडिंग भारत में टेरर कैंप बनाने के लिए दी जा रही थी क्या? 100 करोड़ 60 करोड़। सवाल यह भी कि क्या नेपाल की पाकिस्तान एम्बेसी में छांगुर और आईएसआई एजेंट की मुलाकात भारत में आतंकी अड्डे का प्लान तैयार करने के लिए हुई थी? एफआईआर यही बताती है, आतंकी अड्डे का जिक्र इसमें एफआईआर में है। आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में टेरर कैंप चलाता है, ये बात तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वैसा ही आतंकी अड्डा भारत में भी बनाने की तैयारी ये कर रहा था छांगुर धर्मांतरण, वो टेरर कैंप बना रहा था। ये इसका नाम जमालुद्दीन छांगुर, धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार जमालुद्दीन छांगुर पर अब तक के सबसे बड़े खुलासे का दस्तावेज इस वक्त मेरे हाथ में है। ये छांगुर ये भारत का हाफिज सईद बनना चाह रहा था, भारत का हाफिज सईद। ये दस्तावेज मेरे हाथ में, इन डॉक्यूमेंट्स में छांगुर के आतंकी प्लान की पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा है। हमारे हाथ में यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस की वो एफआईआर कॉपी है। ये उसका फ्रंट पेज है और ये उसका 5वां नंबर पेज जिसमें आतंकी कनेक्शन का जिक्र छांगुर का लिखा गया। ये उसका फ्रंट पेज है, ये एफआईआर कॉपी जिसमें छांगुर की एक साजिश का जिक्र है। वहां लश्कर तैयबा चला रहा था, ये लश्कर लव जिहाद चलाना चाह रहा था, यहां पर आतंकी कैंप, टेरर फैक्ट्री, अब बुलडोजर से जमींदोज हो गई बता रही, इसी बिल्डिंग में आतंकी कैंप बनाना चाह रहा था। इस एफआईआर में लिखा है कि साहब विदेशों से मिली करोड़ों की फंडिंग के जरिए छांगुर, अच्छा ये देखिए ये जो मेरे हाथ में है ये हाईलाइट होगी ग्राफिक्स के जरिए आप पढ़ पाएंगे, छांगुर टेरर कैंप बनाने की साजिश कर रहा था। इन्हीं टेरर कैंप बनाने के लिए छांगुर ने बाकायदा एक बड़ी बिल्डिंग भी तैयार कर ली थी। हम आपको 13 पन्नों की इस एफआईआर, ये कुल 13 पन्ने हैं, मेरे हाथ में भी हैं, हमने पूरी एफआईआर पढ़ी है। 5वें पेज पर जो लिखा है वो पढ़कर सुनाता हूं। इस पेज में पॉइंट नंबर 12 है जो मेरे हाथ में इस वक्त यहां, ये लेकिन आप उस ग्राफिक्स में आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है छांगुर और उसकी गैंग ने विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर शोरूम, आलीशान बंगला, फॉर्च्यूनर, क्रेटा जैसी लग्जरी गाड़ियां क्रैक किए जाने एवं बड़ी इमारत को, ये पेज नंबर 5, बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा उत्पन्न होने संबंधी आरोप अंकित किए जाते हैं। पेज नंबर 5 छांगुर। अब पता नहीं ये खुलासा तो ये भी हुआ था छांगुर जो है अतीक अहमद के लिए भी प्रचार कर रहा था। खैर मतलब विदेशों से खासकर पाकिस्तान से हो रही फंडिंग का एक बड़ा मकसद देश में टेरर कैंप बनाने का भी था। ये नहीं 13 पन्नों की इस एफआईआर कॉपी में ये भी लिखा है साहब कि कैसे जल्लाद जो है छांगुर धर्मांतरण के जरिए एक खास इलाके की डेमोग्राफी बदलने और शरिया के जरिए इस्लामिक राष्ट्र बनाने का भी प्लान तैयार कर रहा था। ये जैसे वो पीएफआई का 2047 प्लान था। इसी एफआईआर के पेज नंबर 11, ये रहा पेज नंबर 11, ये पेज नंबर 11 की ये लाइन आप सुनिए जिसमें लिखा है साहब कि इन लोगों द्वारा अवैध रूप से धर्मांतरण कराकर मुस्लिम धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ाकर भारत की डेमोग्राफी को प्रभावित किया जा रहा है। ये सब एफआईआर में है, अब ये सब ऑफिशियल एफआईआर में है, जिसके द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हटाकर, ये आ गया एफआईआर का पेज नंबर 11, मैंने खोल लिया है, आप पढ़ सकते हैं। इनका मकसद था प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हटाकर शरिया कानून स्थापित कर इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। मतलब छांगुर की इस केस को लेकर जो है इसकी क्राइम कुंडली भी लगातार खुल रही है। पहले ना छांगुर के खिलाफ हुए एक्शन की भी एक बार बात कर लेते हैं। आज क्या हुआ क्या है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण मामले में नामजद छांगुर के एक और करीबी को गिरफ्तार कर लिया। ये आ गया, तस्वीर आ गई। यूपी के बलरामपुर में छांगुर के गांव का रहने वाला राशिद है, ये इस गैंग का मेंबर है और छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से ही वो फरार था। राशिद शाह नाम का ये जो है आरोपी, अब एटीएस की एफआईआर में इसका नाम भी दर्ज है। छांगुर के खिलाफ ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 60 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगा है। ईडी के भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। मुंबई में 2 दिनों तक चली छापेमारी के बाद ईडी ने अब तक 60 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है और यह भी बताया कि 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का भी पता लगा है। कई संपत्तियों को अटैच करने की भी तैयारी की जा रही है। मुंबई में भी रेड हुई है। मुंबई में रेड हुई
छांगुर का कनेक्शन मुंबई के दौरान ईडी को छांगुर के सबसे करीबी नवीन के खासम खास ये मिला शहजाद शेख के मोबाइल से क्रोएशियन कुना विदेशी करेंसी की तस्वीर मिली। अब लोग कह रहे हैं कि साहब इस रैकेट की जड़ें देश के बाहर तक फैली हुई हैं। सुनिए। झंगुर एक मुस्लिम, मैं तो आतंकवादी कहूंगा। तो आप समझ सकते हो कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, चाहे वो ईसाई मिशनरी के द्वारा हो, चाहे इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा हो। दूसरे पक्ष की बात अभी आवाम के सामने नहीं आई है, वो अदालत के सामने आएगी और अदालत इसका फैसला करेगी कि वो कितना सही थे या गलत थे। इस्लाम ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम अपनाने की दावत नहीं देता है, इस्लाम की दावत दी जाती है। लोग इस्लाम की खूबियों को देख करके मजहब इस्लाम को कबूल करते हैं। छंगूर बाबा इस्लाम की नज़र में मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। उन्होंने लालच दे करके गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराया, मुसलमान लड़कियों के साथ शादी कराई। ये सरासर इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो लोग ऐसे लोगों से कोई ज़ाब्ता न रखें, बल्कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। और इसको ये इतना बड़ा बना कैसे ना, इसकी कोई लाल डायरी की भी चर्चा है, कई सफेद पोश लोगों की भी नींद हराम कर सकती है। छांगुर के पॉलिटिकल कनेक्शन को भी सामने ला सकती है। आने वाले समय में साहब बड़े खुलासे होंगे। सूत्रों की माने तो छापेमारी के दौरान इसके सबसे करीबी नसरीन के कमरे से एजेंसियों को ना एक लाल डायरी मिली है, कोई लाल डायरी, कई नेताओं के नाम है। खबर यह है कि इस लाल डायरी में जिन नेताओं के नाम लिखे हैं उनको 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान छांगुर ने बड़ी रकम भी दी थी, पॉलिटिकल फंडिंग, तभी तो इतना बड़ा बन पाया ये। चुनाव लड़ने में उनकी आर्थिक मदद भी की थी। फिलहाल एटीएस और ईडी समेत कई जांच एजेंसियां इस डायरी की जांच में जुटी। अभी 2 दिन पहले ही एटीएस ने, आपको याद है, उन अधिकारियों की पहचान का दावा भी किया था जिन्होंने छांगुर को प्रशासनिक मदद पहुंचाई थी। एडीएम के से सीओ और इंस्पेक्टर तक के ये अधिकारी अलग अलग समय पर कहा जा रहा है साहब कि बलरामपुर में तैनात रहे। और प्रशासनिक मदद के बाद अब लाल डायरी से छांगुर के राजनीतिक मददगारों की पहचान भी हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी के पूर्व सांसद ने भी दावा किया था कि छांगुर ने अतीक अहमद के लिए चुनाव प्रचार किया था और अतीक समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। खुलासे बड़े होंगे, कई बड़े नेताओं के भी नाम आ सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। बिहार में चुनाव है, अभी सुशासन की सरकार है और अपराधियों की बहार है। बिहार की राजधानी पटना में हुए शूटआउट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहां कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि बिहार में अपराधी बेखौफ हैं और सुशासन वाली सरकार बेबस। पटना में खुलेआम हुई गैंगस्टर की हत्या ने लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलकर रख दी है। तो चलिए तस्वीरों के जरिए इस पूरे गैंग वॉर की कहानी आपको दिखाते हैं। ये बक्सर के गैंगस्टर चंदन मिश्रा के मर्डर से पहले की तस्वीर है, जहां पटना को गैंग वॉर से दहलाने के जुर्म की साजिश रची जा रही है। जरा देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम देने की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए, न खाकी का खौफ, ना ही कानून का डर। बदमाश धड़ल्ले से अस्पताल में घुस रहे हैं, वो भी हथियार हाथ में लेकर। देखिए कैसे 1, 2, 3, 4 और 5 बदमाश खुलेआम अस्पताल के कमरा नंबर 209 में दाखिल हो रहे हैं। ये तस्वीर बिहार में पुलिस की प्रतिज्ञा के परखच्चे उड़ा रही है। अपराधी अस्पताल में घुसे, चंदन मिश्रा की हत्या की और हथियार लहराते हुए निकले। वो बेखौफ होकर बाइक से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने हत्या की गुत्थी तो सुलझा ली है और मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। ये तौसीफ बादशाह ही पूरे गैंग को लीड कर रहा था। पुलिस का दावा है कि चंदन मिश्रा की हत्या शेरू सिंह ने करवाई है। सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई और 4 आरोपियों की तलाश जारी है। बहरहाल पुलिस का दावा जो भी हो, लेकिन इस हत्याकांड से बिहार एक बार फिर दहल उठा है। एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है।